हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका स्टडी स्मार्ट वे में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें कि आपके सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें कुछ प्रश्न आपके करेंट अफेयर्स से भी संबंधित है, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान में कौन सी मुद्रा चलती है? रूबल, डॉलर, लीरा या फिर एन? तो जापान में जो मुद्रा यूज की जाती है वो है एन। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान की मुद्रा का नाम एन है। और आपको बता देते हैं रूबल कहाँ की मुद्रा है, तो ये रूस की मुद्रा है। रूस में रूबल यूज किया जाता है। डॉलर आप सभी लोग जानते हैं अमेरिका की है, लेकिन अमेरिका के अलावा ये और कौन से देशों की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी यूज होती है डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा, सिंगापुर। तो ये आपकी डॉलर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर इन जगहों पर यूज की जाती है। और ये जो लीरा है ये तुर्की में यूज की जाती है। तुर्की की मुद्रा जो है वो लीरा है। आप सभी लोग लिख लीजिएगा, जो आपको नहीं आता इसमें वो इम्पोर्टेंट है सभी, तो इनको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पूछा गया स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और भीमराव अंबेडकर। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। राजा जी के नाम से भी श्री राजगोपालाचारी को जाना जाता था। और ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? पास्कल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की? तो जो ये पास्कल है ये दाब की एसआई इकाई है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछा जाता है दाब की एसआई इकाई कौन सी है तो वो पास्कल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली का सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ पर की जाती है? भारत में, सूडान में, ब्राजील में या फिर चीन में? तो मूंगफली जहाँ सबसे ज़्यादा की जाती है वो आपका चीन देश है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन में सबसे ज़्यादा मूंगफली की जाती है। और भारत का मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होती है? तो वो गुजरात में। भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। तो अगर आपसे इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप सही करके आइएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी कहा जाता? सीमांत गांधी शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश नारायण या फिर विनोबा भावे? तो सीमांत गांधी के नाम से जिनको जाना जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है और ये बलूचिस्तान के फेमस राजनेता थे। अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता और इनको सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता। जयप्रकाश नारायण जो थे इनको किस नाम से जाना जाता था? तो ये लोकनायक के नाम से जाने जाते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? ईरान की पार्लियामेंट को यानी कि ईरान की संसद को किस नाम से जानते हैं? दारुल आवाम, मजलिस, कौमी असेंबली या फिर आवाम ईरान? तो जो ईरान की पार्लियामेंट है यानी ईरान की जो संसद है उसको मजलिस के नाम से जानते हैं। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और कौमी असेंबली के नाम से काफी पार्लियामेंट को जाना जाता है तो वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा को कौमी असेंबली के नाम से जाना जाता है। इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
कब पारित किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? 1963 में, 1986 में, 1995 में या फिर 1997 में? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लागू किया गया, पारित किया गया। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तारीख थी 24 दिसंबर 1986। इसलिए 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो 24 दिसंबर 1986 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला पूछा गया है, कौन है? पीटी उषा, आरती पाल, राजेंद्र कौर या फिर बछेंद्री पाल? तो जो माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला चढ़ी थी उनका नाम है बछेंद्री पाल। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले भारत की तरफ से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बनी है ये बछेंद्री पाल। और ये कब चढ़ी? तो ये 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है, 1984 में। और इससे मिलता हुआ एक प्रश्न और आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है, तो वो प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल, इन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। और कितनी उम्र है? तो ये 48 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली भारतीय महिला बन गई है प्रेमलता अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? विश्व के नारियल उत्पादन देशों में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादक जो देश हैं उनमें भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो सबसे ज़्यादा नारियल भारत में ही पैदा होता है, तो यहाँ पर पहला स्थान भारत का है। और भारत में सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पैदा होता है? तो वो हमारा केरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियां छीलने के बाद कहा जाता है क्यों नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि उनसे विटामिन निकल जाते हैं। तो कौन सा विटामिन निकलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो छिली हुई सब्जियों के धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए कभी भी सब्जियों को छील कर नहीं धुलना चाहिए। सब्जियों को हमेशा बिना छिले ही धोना चाहिए, उसके बाद ही सब्जियों को छीलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में किस राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए? पूछा गया है किस राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर ए और सी दोनों? तो कहाँ पर रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए? तो ये उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह पर औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए। इनमें उत्तर प्रदेश के जो हैं वो 6 जिले हैं और तमिलनाडु के 5। 6 जिले कौन कौन से आप लोग नोट कर लीजिएगा? लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जो जिसमें कि औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। और तमिलनाडु के आपको बता देते हैं, उसमें चेन्नई, होसुर, सलेम, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली, ये सभी तमिलनाडु के हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह ही रक्षा मंत्रालय ने रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका की बैकबोन किसे कहा जाता है? कोशिका की बैकबोन राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, अंतर्द्रव्य जालिका को या फिर प्लाज्मा झिल्ली को? तो कोशिका की जो बैकबोन होती है कही जाती है वो अंतर्द्रव्य जालिका को कहा जाता है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसी के द्वारा कोशिका की संरचना की जाती है, इसलिए इसको कोशिका की बैकबोन यानी कि कोशिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अंतर्द्रव्य जालिका को। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पशु चिकित्सा दिवस
कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है पशु चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं? मई के पहले सोमवार को, अप्रैल के दूसरे सप्ताह को, अप्रैल के अंतिम सप्ताह शनिवार को, या फिर मार्च के तीसरे सप्ताह को। तो ये विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ये अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हर साल अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और ये 2021 में 24 अप्रैल को मनाया गया था। और इसकी थीम क्या थी तो वो आपको बता देते हैं। तो इसकी जो 2021 की विश्व पशु चिकित्सा दिवस की जो थीम थी वो थी द वेटनरी रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। इसको लिख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए, करेंट का क्वेश्चन है इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? जोसेफ जोथ हाल ही में चर्चा में रहे वह निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जो ये जोसेफ हैं ये अभी चर्चा में रहे थे, तो वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? चलिए देखते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंगापुर, मैक्सिको, हैती और वेस्ट इंडीज। तो ये जो हैं ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हैती के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने हिंसा और राजनीतिक संघर्ष कारण 14 अप्रैल 2021 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया, हिंसा और राजनीतिक संघर्ष के कारण। तो ये हैती के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 14 अप्रैल 2021 को इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री, जस्टिस AK सरकार, जस्टिस विजन कुमार मुखर्जी, या फिर जस्टिस हरिलाल जेकी सुंदास कनिया। तो पूछा गया है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जस्टिस हरिलाल जेकी सुंदास कनिया। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, भारतीय मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री, या फिर पद्म विभूषण। तो भीमराव अंबेडकर को जो पुरस्कार दिया गया था वो भारत रत्न है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, वो इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत प्रदान किया गया था। तो ये नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो वो 1990 में। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, या फिर अनुच्छेद 29। तो जो अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है ये अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है और बाकी के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये चारों अनुच्छेद जो हैं ये भारत में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए इन अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाता है। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित हैं। आप सभी लोग समझ गए होंगे। संविधान से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं इसलिए इनको नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? भारत में किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, या फिर राजस्थान। तो भारत में जिस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था वो राजस्थान है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? पूछा गया है तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश, तो आपको बाकी के दो भी पता होने चाहिए। तो ग्रीन हाउस गैसों के दो बड़े उत्सर्जक देश जो हैं वो अमेरिका और चीन है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरा नंबर, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का है। तो ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश जो है वो भारत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत ही ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में पहले जनसंख्या जनगणना कब हुई? ब्रिटिश भारत में सबसे पहले जनसंख्या जनगणना कब हुई थी? 1853 में, 1867 में, 1800 में या फिर 1872 में? तो ब्रिटिश भारत में जब सबसे पहले जनसंख्या जनगणना हुई थी वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1872। 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी। और उसके बाद स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। ये भी नोट कर लीजिएगा, 1951 यानी कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 की। और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होना शुरू हो गई। तो अब देख लीजिएगा, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1851 में। और इसके बाद हर 10 वर्ष में जनगणना होना शुरू हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 4 दशकों के बाद कौन सा सुप्त ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? 4 वर्षों के बाद कौन सा, जो कई सालों से ज्वालामुखी सोया हुआ था, वो कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया? फ्यूजियामा, किलीमंजारो, ला सुपीरियर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ला सुपीरियर। ये 4 दशकों से भी अधिक समय तक सुप्त था, जो कि 9 अप्रैल 2021 को विस्फोट हो गया। तो ये 9 अप्रैल 2021 को पहली बार 4 दशकों के बाद विस्फोट हुआ और तब से ये लगातार विस्फोटक रूप से नष्ट हो रहा है। इसका नाम है ला सुपीरियर। और ये कहाँ पर है? तो ये कैरेबेनिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में, मुंबई में, विशाखापट्टनम में या फिर कोच्चि में? तो यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय, तो ये गोवा में स्थित है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय ये गोवा में है। तो ये इसको डेना पाउला ये गोवा में स्थित है, इसका पूरा नाम ये है। और मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि यहाँ इनके क्षेत्रीय केंद्र स्थित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण कब अपनाया गया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1947 या फिर 24 जनवरी 1950? तो राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण जो था वो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क? दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये एक बहुउद्देशीय जो समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने के लिए केंद्रीय बजट में बताया गया था, तो वो तमिलनाडु में कहा गया है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस पार्क का प्रमुख उद्देश्य क्या था वो आपको बता देते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना है, इसलिए इसकी स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न,
भारत में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत में सबसे कम समय तक जो चीफ जस्टिस रहे वो कौन थे? जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़, जस्टिस कमल नारायण या फिर जस्टिस ए एस आनंद। तो जो सबसे कम समय तक रहे हैं वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जस्टिस कमल नारायण सिंह। इन्होंने केवल 17 दिनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। और ये कब से कब तक रहे हैं तो आपको वो भी बता देते हैं। 21 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। ये भी और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको बता देते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत में सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं, तो वो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़। ये सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहे हैं भारत में। ये फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक, यानी कि 2696 दिनों तक ये चीफ जस्टिस के पद पर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये 2696 दिन के लिए सबसे लंबे समय के लिए, और सबसे कम समय के लिए कमल नारायण सिंह, ये केवल 17 दिनों के लिए। तो इनको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और प्रश्न पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन टाइम पर और सबसे पहले मिल सके, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी पढ़ाई लगातार बनी रहे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।